हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 के एक मॉडल पेपर कहें तो हम ये पीवाईक्यू यानी हमारा प्रीवियस ईयर जो पेपर है 2024 का। कोड हमारा है 345 GD। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। गणनात्मक प्रश्नों के जो भी हमारे गणना समस्त पद है उसको दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए और जहाँ आवश्यक हमारा रासायनिक समीकरण दीजिए। और जो भी शुरुआत के 15 मिनट होते हैं परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए होते हैं, तो आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में जानते हैं जो भी हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी में आता है यानी MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है क का क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका पराक्षण दाब सबसे कम होता है? तो ये हमारा स्वर्ण विलयन का होता है। और दूसरा हमारा है निम्नलिखित में कौन अधिक अम्लीय है? तो अम्लीय जो होता है देखिए ये जो डाईमेथिल ईथर है और हमारा तीसरा है एथनॉल है। ये दोनों क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब बात करते हैं H2 यानी जल व फिनॉल में। तो जल जो होता है ये फिनॉल से क्या होता है? कम अम्लीय होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा यानी फिनॉल हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? तो आप अगर पढ़े होंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर तो आप जानते हैं जो भी ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो शांत HCl और निर्जल Cl2 होता है। शांत HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड होता है। यहाँ देखिए तनु HCl दिया हुआ है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए आप शांत HCl पे टिक मारेंगे। हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने देखा होगा जो भी हमारा होता है शिप अभिकर्मक ये क्या देता ये देता है हमारे अंतर के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई हमारा जो विलयन है एसिटाल्डिहाइड या फिर एसीटोन होता क्या है, जब हम एसिटाल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड में जब हम शिप अभिकर्मक मिलाते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। जबकि जो एसीटोन होता है उसमें मिलाने पर विलयन का रंग कोई गुलाबी गुलाबी नहीं होता। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये जो विलयन है वो एसिटाल्डिहाइड है। अब अगला वाला देखते हैं। पांचवा, निम्न में कौन एमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती? तो देखिए जो भी कार्बिल अमीन टेस्ट होता है ये सिर्फ जो भी हमारे 1 डिग्री जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वही सिर्फ देते हैं। तो जो 1 डिग्री है देखिए 1 डिग्री है तो देगा, और यहाँ 1 डिग्री ये भी देगा, 1 डिग्री है ये भी देगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे NH है यानी ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री नहीं देता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है और उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है यानी सही से दिखाई नहीं देता। तो हमारा जो भी हो MCQ वाला यानी पहला खंड खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कै ये देखिए न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू हो गया और 2 नंबर के लिए। जो पहले क्वेश्चन होते हैं चैतक वो 1-1 नंबर के होते हैं और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। कितने होते हैं? घ यानी 4 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर। तो हमारे यहाँ 8 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। कहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराक्षण दाब 3.2 वायुमंडल यानी ATM है। तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान इतना है। तो अगर आप जानते हैं पढ़े होंगे तो होता है पाई बराबर CRT। तो हमको यही R निकालना है। T दिया ही है, C भी दिया है और पाई दिया ही है। तो चलिए निकाल लेते हैं तुरंत। तो देखिए पाई हमें दिया है यानी पराक्षण ताप दिया हुआ है 3.2 और हमें ताप दिया हुआ है यानी टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। इसे हम बदल देंगे केल्विन में 273 ऐड करके, तो हो जाएगा 293 केल्विन। 293 केल्विन। अब देखते हैं जो भी हमारा दिया हुआ उसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 342 ये दिया हुआ है। और इसका जो सांद्रता दिया हुआ है यहाँ पर सांद्रता वो दिया हुआ है 45 ग्राम पर लीटर। तो लगा देते हैं पाई बराबर CST से। तो पाई दिया हुआ है 3.2 बराबर हो जाएगा C 45 ग्राम दिया हुआ है और 45 ग्राम पर लीटर में अगर हम उसके मोलर द्रव्यमान से भाग कर देते हैं तो हमें मोलरता पता चल जाएगा। तो हमको निकालना है तो 342 से भाग कर देंगे आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर R निकालना था हमको और T दिया ही है। तो अब अगर हम काटें आराम से तो यहाँ पर काटें अगर 3 से काट देते हैं, यहाँ से काटते हैं 3 से, यहाँ 315 हो जाएगा, यहाँ पर 31 और यहाँ 14 हो जाएगा। अब आप फिर R निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे R निकालेंगे तो हो जाएगा 114
इंटू 3.2 अपॉन 15 और 293 यहाँ पर आप कर लेंगे, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो आप इसे निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा दिया हुआ 298 केल्विन पर 0.2 मोलर। तो देखिए मोलरता यहाँ पर दे दिया गया है 0.2 मोलर। केशरी विलयन की चालकता इतना है, तो इसकी मोलर चालकता, तो आपको कुछ नहीं करना, सूत्र लगाना है। मोलर चालकता के लिए होता है सूत्र, ये होता है 1000 इंटू विशिष्ट चालकता अपॉन जो हमारा होता है मोलरता, ये भाग कर दीजिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। फिर दिया हुआ है यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक लिखिए। शून्य कोटि अपक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके अपकारक की सांद्रता पर जो घात आता है वो शून्य हो, यानी घातों का जो योग शून्य हो, तो उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहा जाता है। और शून्य कोटि की अपक्रिया जो होती है, अपक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक, देखिए जो भी अपक्रिया का वेग होता है, अपक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का जो भी मात्रक होता है समान होता है, यानी जो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, यही दोनों का मात्रक हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड दोनों का ही, वेग स्थिरांक का भी और वेग का, दोनों का, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है IUPAC नाम 2 नंबर के लिए, एक नंबर का, एक नंबर ये, एक नंबर ये दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या मिल गया, CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप है ये। तो यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और यहाँ पर देखिए 4, ये क्या है, ये प्रतिस्थापी के रूप में है, और ये 5, तो मतलब 5 जो मुख्य चयन हमारा है उसमें 5 कार्बन है, और एक हमारा क्या है, ये प्रतिस्थापी के रूप में है। तो ये कौन से नंबर पे है, 4 पे है, तो हो जाएगा 4 मेथिल पेंटेनल, 5 है तो पेंटेनल, तो 4 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है CH3 CO CH2 CH3, तो नंबरिंग करते हैं यहाँ से, चाहे यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो, 1 2 3 4 5, अगर इधर से करते तब भी वही आता, 2 पे आता, ये 4 पे जाता, तो इधर से हमने कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मुख्य चयन है वो 5 का है, तो 5 का है तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ लिख दे रहे हैं पेंटेन। अब देखेंगे आप जो भी कीटोन ग्रुप है यहाँ पर CO वो 2 बार है, तो अगर 2 बार है तो डाई लगाएंगे, और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, तो पेंटेन लगा देंगे, फिर 2, एक 2 पे एक 4 पे है, तो 2,4 डाईओन, पेंटेन 2,4 डाईओन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पेंटेन 2,4 डाईओन, पेंटेन मतलब कि पेंटेन 2,4 डाईओन। तो हमारा दूसरा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी तीसरा हमारा होता है वो भी क्या होता है, वो भी 2 नंबर के लिए होते हैं, 4 होते हैं, 4 क्वेश्चन। देखिए पहला देखते हैं, एक गैसीय अपक्रिया के लिए वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन दोगुना किया जाता है, अपक्रिया की कोटि याद कीजिए। कहा है कि अगर किसी अपक्रिया में जो पात्र का आयतन है वो दोगुना कर दिया जाए, यानी जो V है वो 2F कर दिया जाए, यानी दोगुना कर दिया जाए, और उसका वेग जो है यानी उसका रेट है वो आधा हो जाता है। तो बताना कि अगर ऐसा हो रहा है तो वह कौन सी अपक्रिया है, मतलब किस कोटि की अपक्रिया है। तो हमारे वैसे मैं बता दे रहा हूँ आंसर, ये होती है प्रथम कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया। बता दूं कैसे, देखिए आप जानते जो भी हमारा ये होता है रेट, ए प्रोपोर्शनल होता, मान लें हमारा R1 पहले था तो वो था K, और यहाँ पर था मान लेना ए था हमारा, इस पर 1 की घात थी, प्रथम कोटि की अपक्रिया मान लेना है अभी जो भी हमारा है ये, और R2 जो हो जा रहा हमारा, एक रहा K है, यहाँ पर इसका जो आयतन है वो दोगुना कर दिया। अगर आयतन दोगुना कर देंगे, आयतन दोगुना करने से क्या होगा, जो सांद्रता हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, तो आधा सांद्रता कर देते हैं A/2। अब अगर सांद्रता आधा करते हैं तो पूरा जो कट पीट के आता है वो क्या हो जाता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए। संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं, तो आप बता दीजिए जो भी संक्रमण धातु होता है। अच्छा अब देखते हैं कि संक्रमण धातु होता क्या है। तो आप जानते हैं डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके डी को आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण धातु कहा जाता है। इनके 2 विशेषताएं क्या हैं
कि ये जो है पहला अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरा आप लिख देंगे कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं, रंगीन आयन। बस 2 नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए दिया हुआ यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ए व बी को पहचानिए। तो CH3CONH2 P2O5 को बचते में गर्म किया गया है। अब अगर पढ़े होंगे तो P2O5 होता क्या, ये जल निकालता है। तो यहाँ पर H2 और O निकाल देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 और CN बन जाएगा। और फिर इस पर जब H1HCl के द्वारा आप चयन करवाते हैं तो अमीन बन जाएगा CH3CH2NH2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है कि जीवों में जो आप जानते हैं जीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें जो पदार्थ पाया जाता है अम्लीय पदार्थ, तो फिर न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। इसके 2 मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, जो भी अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनका वहन करना। पहला कार्य हो जाएगा अनुवांशिक सूचनाओं का वहन करना और दूसरा कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। आगे देखते हैं, फिर हमारा चौथा चालू हो जाता है। यहाँ पर 8 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर भी चौथा देखते हैं। कहा है कि किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4 अपक्रिया का पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। तो ये जो होता है ये आप लिख लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और ये कुछ कठिन भी नहीं है। चलिए हम इसे देख लेते हैं आज। पहली बात कहा है कि जो भी प्रथम कोटि अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया, पहली बात की ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है और हमें सिद्ध करना है कि जो T3/4 होता है वो 2 गुना होता है T1/2 के। ये होता है, ये सिद्ध करना हमें। अगर ये सिद्ध करना है तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि अपक्रिया का सूत्र, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है T बराबर 2.303 अपान के लॉग में होता है A/A-X। यही होता है ना, जहाँ A क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता और यक्ष का है जो T समय पे सांद्रता है वो होता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर T हाफ के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा 2.30, ये यहाँ पर आ जाता है K और यहाँ पर निकल के आता है 0.3010। अगर आप इसको हल करते हैं, मैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए रख रहा हूँ इसको, तो आप देख लीजिएगा। इस समीकरण 1 मान लेंगे और जब 3/4 यानी 75% के लिए निकालेंगे तब क्या हो जाएगा 2.303 अपान के। अब लॉग में अगर 75% ख़त्म हो गया है तो A होगा, और A तो A का 75% कितना होगा 3/4, तो 3/4 यहाँ से घटा देंगे A, तो हो जाएगा 2.303 अपान के। यहाँ पर हल करेंगे इसे तो आ जाएगा लॉग में, यहाँ पर लॉग में आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4A माइनस 3A, A आ जाएगा, A से A कैंसिल, 4 ऊपर तो लॉग 4 आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू 2 लॉग 2, समीकरण 2 मान लेंगे और T3/4। अब लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, अगर भाग करेंगे देखेंगे आप यहाँ से, इस समीकरण 2 है, 1 है, इससे ये कट जाएगा पूरा, तो आ जाएगा आपका 3/4 इजिकल टू 2 गुना हाफ। आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। आपका तुरंत 3 नंबर खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कठिन है? कुछ नहीं कठिन है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। अगर आपने पढ़ा होगा उपसंयोजक यौगिक तो आप जानते होंगे कि जो भी हमारे जटिल यौगिक होते हैं उनका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। कैसे? एक होता है हमारा सल्फाइड आयन पहचानने में, कैडमियम आयन पहचानने में, और होता है अमोनियम आयन पहचानने में, और लिख सकते हैं कैडमियम, ये होता है। तो 3 लिख देंगे आप, आराम से नंबर मिल जाएगा। तो
आप इसके बारे में देख लीजिएगा, आगे देखते हैं, क्योंकि अगर बताएंगे तो जानते हैं थियरी है, बताने में ज़्यादा समय लग जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित से 1-आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। बोला कि आप जो ये दिए गए हैं 1-ब्यूटेनॉल, 1-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटवनीन, इनसे आप 1-आयोडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम बनाकर दिखाते हैं। 1-आयोडोब्यूटेन हमें पहले लेते हैं, पहले हम लेते हैं 1-ब्यूटेनॉल से। ब्यूटेनॉल से बनाना क्या हमको बनाना है 1-आयोडोब्यूटेन, 1-आयोडोब्यूटेन ये बनाना है हमको 1-ब्यूटेनॉल से। तो आप जानते हैं जो भी हमारा होता है CH3 CH2 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 OH, यही है 1-ब्यूटेनॉल। हमें बनाना है 1-आयोडोब्यूटेन। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम क्रिया करवा देते हैं PCl5 का। अगर PCl5 का क्रिया करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और Cl बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। और यहाँ पर बन जाएगा PuCl3 और बन जाएगा प्लस HCl। तो हमारा मुख्य उत्पाद ये हो जाएगा। अब इसका करवा देते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Cl। इसका करवा देते हैं हम फिंगरस्टीन अपक्रिया यानी NaI से, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की। तो हमारा फिंगरस्टीन अपक्रिया क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 और I, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा, आसान है ये भी बिल्कुल। 1-क्लोरोब्यूटेन बन ही गया यहाँ से, उसको भी कर लीजिएगा। ब्यूटोनिन से यहाँ पर आप करवा दीजिएगा एंटी मार्कोनी का रूल से करवा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं घ वाला। ये दिया हुआ है कि एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है। यानी एक एरोमेटिक यौगिक ए है, कोई भी मान लेना कि ए हमारा है एरोमेटिक यौगिक, जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने से बी बनाता है तथा जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7 और N वाले यौगिक C बनाता है। तो A B C यौगिक पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे देखते हैं। पहली बात, अगर ये जो होगा आपका C6H5NH2 यानी ये अमीन है, एनिलीन है। अगर एनिलीन बन रहा है Br2 KOH के साथ गर्म करने पर, Br2 KOH के साथ करने पर ये बन रहा है, तो पक्का ये जो होगा ये हमारा हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया से बना हुआ है ये एनिलीन। अगर हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया रहा होगा तो हमारा जो भी बी रहा होगा ये पक्का है कोई ना कोई एमाइड रहा होगा, एमाइड। और अगर एमाइड है तो पक्का ये जो होगा हमारा ये कोई एल्डिहाइड रहा होगा। तो देखते हैं, इसको सरल करते हैं। तो देखेंगे जो भी हमारा सी होगा, सी और सी हमारा जो भी होगा ये C6H5NH2 होगा यानी एनिलीन रहा होगा। जो हमारा बी होगा ये होगा हमारा C6H5CONH2, ये हमारा एमाइड है जो Br2 KOH के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया है, एनिलीन बनाया है। और जो ए रहा होगा वो अगर जलीय अमोनिया रहा होगा हमारा तो C6H5CHO, मेन फॉर शायद यही रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप ये वाले में C6H5CHO, थोड़ा डाउट है इस पर, देख लीजिएगा एक बार C6H5CHO। तो ए हो जाएगा ये, और जब इस पे NH2 के अपक्रिया कराया जाता है तो ये बन जाता है हमारा CH2। ठीक है, अभी देख लेते हैं बाकी बाद में। ये देखते हैं आप, यहाँ से चौथा हमारा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पांचवा देखते हैं। पांचवा में पहले आपका आ गया है पांचवा, एक आया कि अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, SO2 से और ऑक्जेलिक अम्ल से तथा सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करता है। तो अब ये जो हमारा डी ब्लॉक का है इसको आप देख लीजिएगा। फिर हमारा निम्नलिखित IUPAC नाम लिखिएगा, निम्नलिखित का IUPAC नाम। तो अगर IUPAC नाम आपको नहीं आता तो देख लीजिए, और नहीं तो मैं बता देता हूँ, आसान है। ये दिया हुआ आपका कोबाल्ट NH3 पे 6 दिया है और Cl3 दिया है, तो इसका नाम आप देख लीजिएगा। वैसे इसका नाम हो जाएगा
हेक्सामीन, यहाँ पर 6 है ना, तो हेक्सामीन कोबाल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड क्लोराइड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेक्सा एक्वा हो जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड हो जाएगा इसका। और इसका हो जाएगा आपका पोटेशियम टेट्रासियानो निकलेट 2 हो जाएगा। और इसका आपका हो जाएगा डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2 हो जाएगा इसका। और ये दिया आपका कैसे परिवर्तित कीजिएगा, कैसे परिवर्तित करेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। वैसे आसान है, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। आपका अभी 5वां चल रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। आपको अगर 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको एक बार इसका करवा देना है अल्कोहलिक की वजह से, तो आपका एल्किन बन जाएगा। और फिर आप करवा देंगे HBr की क्रिया करवा देंगे मार्कोनी काब्रोल से, तो आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। और फिर ये देखिए सीधे सीधे कहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो फिर से आप वही कीजिएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया अल्कोहलिक को यूज करवाएंगे तो एल्किन बन जाएगा। अब की बार आप एंटी मार्कोनी काब्रोल लगा देंगे HBr के साथ, तो आपका बन जाएगा। फिर तीसरा आपका है क्लोरोबेंजीन की डाइफेनिल में, तो देखिए अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा देंगे सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम से करवा देंगे ईथर की उपस्थिति में, तो आपका फिटिक रिएक्शन हो जाएगा, और फिटिक रिएक्शन से आपका डाइफेनिल बन जाएगा। फिर दिया आपका क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में, तो देखिए क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो अगर आपका करवा देंगे NaOH से क्रिया उच्च दाब पे, एकदम उच्च ताप वो उच्च दाब पे, दाब खूब ज़्यादा, तो जो OH यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, तो आपका फिनाल बन जाएगा यहाँ पर। तो सब लगभग आसान है, अगर आप करना चाहें तो आसान ही है, कठिन कुछ नहीं है। और फिर देखते हैं, बोला है कि ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए पहली बात, जो ग्लूकोज की क्रिया आप करवा देंगे, एक बार ग्लूकोज की क्रिया करवा देंगे आप रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति में, तो आपका एन हेक्सेन बन जाएगा। और जो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन का रहा है, आप करवा देंगे इसका C6NH2 NHNH2। देखिए मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ पर देखेंगे आप CHOCH होता है यहाँ पर 4 और CH2, ये हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। इसके आप क्रिया हम करवा देंगे NH2NH C6H5, ये जब इसकी बात करवा देंगे क्रिया, तो यहाँ पर H2 से H2 निकल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5, और यहाँ पर CHOH ये 4 होता है, और यहाँ पर CH2OH। तो आपका जो पहला कहा था यहाँ पर कि बनाना था फेनिल हाइड्रोजन से करवा दिया क्रिया, तो हमारा ये बन गया। अब दूसरा कहा है कि एन हेक्सेन कैसे बनाएंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, CHOH यहाँ 4 करेंगे और CH2OH लगा के यहाँ हम करा देंगे रेड फास्फोरस डाल देंगे, और HI से करवा देंगे रेड फास्फोरस, तो जो पूरा इसका है ये आपका हेक्सेन बन जाएगा C6H12, ये हमारा एन हेक्सेन बन जाता है, नॉर्मल हेक्सेन C6H12 नहीं 14 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका एन हेक्सेन बन जाएगा। तो हमारा जो 5वां था ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए 6वें में चलते हैं। देखिए 6वां हमारा जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ही है, दिया है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 kg जल में घुला है, तो 373.0838332 केल्विन पर उबलता है। तो कहा कि बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। तो आसान है, बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा याद करना। आपको दिया है Kb का मान ये दिया हुआ है यहाँ पर, और BaCl2 का मान ये दिया है। तो आप जानते हैं जो भी हमारा, अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो आप पहले आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा डेल्टा Dv, और पहले इस सूत्र पे रख दीजिएगा आप। यहाँ होता है आपका Kb, और यहाँ पर होता है आपका
जो भी होता है विलेय का यहाँ भार होता है, विलेय का भार, विलेय का अणु भार होता है यहाँ पर, और विलायक का जो कुल भार होता है वो होता है। और यहाँ पर आई से गुणा कर दीजिएगा यहाँ से। तो डेल्टा टी भी पता है आपको, के भी पता है, विलेय का भार भी दिया हुआ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर विलायक का भार भी दिया हुआ है, और आपका ये भी दिया हुआ के बी का मान, और मोलर द्रव्यमान दिया ही है। तो यहाँ से आप आई निकाल लीजिएगा। और जैसे आप आई निकालेंगे तो आप देखिएगा अगर BaCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक है। अगर आयनिक है तो आप जानते हैं इसका जो भी होता है हमारा आई, तो अल्फा जो निकाला जाता है वो होता क्या, जो भी हमारे वियोजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है I-N1, और बटे होता है N-1। तो आप यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिएगा, बात खत्म। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। अब देखते हैं अथवा वाला आपका 5 नंबर का है। NaCl का 1.2% बिलियन, ग्लूकोज को 7.2% बिलियन के पराशरी है, सम पराशरी है। तो NaCl बिलियन के 1/2 गुणांक की गणना कीजिए, 1/2 गुणांक की गणना कीजिए। आसान है, देखिए 5 नंबर का आया हुआ, कैसे लगाएंगे देखिए, आसान से देखिए, एकदम आसान है। और फिर भी 5 नंबर का मैं सोचता हूँ कहाँ से 5 नंबर का आ गया ये। देखिए बोला कि NaCl दिया हुआ आपका, NaCl का 1.2% जो बिलियन है वो है हमारे 7.2% बिलियन किसके, ग्लूकोज के। यानी जो इसका पराशरण दाब है इसके पराशरण दाब के बराबर है। तो लगा देते हैं पाई बराबर CHT, पाई1 बराबर पाई2, और तो लगा देंगे हम C1HT बराबर C2HT, HT से HT बराबर ही होगा। जब टेम्परेचर समान का है तो क्या दिक्कत है, HT हटा दो पूरा, तो C1 C2 बराबर होना चाहिए। तो अगर C1 और C2 बराबर करना है तो लगा देते हैं 1.2% का है। तो अगर 1.2% का हुआ है 1.2% के लिए, तो अगर 100 ग्राम के लिए लेते हैं 100 ml के लिए, यानी कि 100 ml में NaCl का क्या हो जाएगा, 1.2 ग्राम होगा, 1.2 ग्राम इसका हो जाएगा। और NaCl का भार कितना होता है, Na का होता है हमारा 23 और Cl का होता है 35, तो 35.5 कर लीजिएगा। तो 23 5 28 30 58.5 हो जाएगा। तो 58.5 कर लीजिएगा। तो 58.5 हो जाएगा, और आपका दिया है 100 ml है, नीचे 100 ml और ऊपर कर दीजिएगा 50। और यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसका आप 1/2 गुणा निकालना तो आई से गुणा कर दीजिएगा, ई से गुणा कर दीजिएगा। और यहाँ पर कर दीजिएगा आप, इसका 7.2 था तो 7.2 ग्राम हो जाएगा कितने, 100 ml में। और इसका भार कितना होता है, ग्लूकोज का 180 शायद होता है, हाँ 180 होता है। और भार अगर 100 मतलब इसका जो भी बिलियन था वो 100 ml था, तो 1000 ml में निकाल लेंगे। तो अब नीचे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर आप 6 से काट दीजिए, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, कट जाएगा। तो आई निकल जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा 58.5/30 हो जाएगा। काट देंगे अगर आप इसको तो 328.915 ये हो जाएगा। और यहाँ फिर ये काट देंगे तो हो जाएगा आपका 1.95। तो आई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.95। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। मतलब कि इससे आप थोड़ा डिटेल करेंगे, मैं फिर समझा दूँ कैसे लगाना है, तो आप मतलब कि आंसर यही आएगा। तो आप डिटेल थोड़ा कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर 6वें का खा, आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6वें का खा, कहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों को नाम लिखिए, अभिकर्मकों के नाम लिखिए। तो कहा है फिनॉल का 2,4 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4 ट्राइब्रोमोफिनॉल में ब्रोमिनन। अगर ऐसा करवाया जाता है तो अगर फिनॉल से आपको ये बनाना है तो आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर होता है, इसका होता है Br2 और जल के साथ, यानी ब्रोमीन जल के साथ जब गिर कराते हैं तो हमारा ये बन जाता है। और बेंजील अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, अगर देखिए बेंजील अल्कोहल से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है तो आप लिख लीजिएगा तुरंत क्षारी KMnO4, क्या क्षारी KMnO4 डालेंगे तुरंत बन जाएगा हमारा बेंजोइक अम्ल। अब तीसरा देखते हैं प्रोपेन टू का प्रोपिन में निर्जलन। अगर प्रोपेन टू का प्रोपिन में निर्जलन करवाना है तो आप गर्म कर दीजिए, किसके साथ, प्रोपिन टू है ना, तो आपको अगर निर्जलन करवाना तो आप ले लीजिएगा सांद्र H2SO4 कितने डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका हो जाएगा।
और इसके लिए और भी है, P2O5 भी है हमारा, वो भी निर्जलन का ही कार्य करता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखते हैं ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल। ओ बोला ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल बनाना है, तो आपका अपचयन हो रहा है, तो अगर अपचयन, हाँ, तो ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑन से हमें ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तित करना है। तो ब्यूटेन टू ऑन से अगर ब्यूटेन टू ऑल में लेकर जाना है तो आप करवा दीजिएगा यहाँ पे, चाहे LAH पे करवा दीजिएगा, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, चाहे NaBH4 पे करवा दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल में, मतलब कि जो भी हमारे होते हैं अपचयन वाले, तो उनको ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरा अपचयन करवा दे, थोड़ा हल्का वाला लीजिएगा। अब देखते हैं प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो देखिए प्राथमिक अम्ल का अगर अच्छा प्राथमिक अम्ल है का कार्बोक्सिलिक प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ये थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। कर आपको अगर नहीं आता तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, वैसे मैं होता तो मैं यही करता आसान वाला। रायमती में क्रिया, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हम करवाते हैं फिनॉल की क्रिया, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH की बात करवा देते हैं, तो बन किया जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, बेंजल्डिहाइड नहीं, तो हमारा फैलीफाइलडिहाइड बन जाता है, FeHO एक और बन जाता है, यहाँ पे पैरा लग जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में KOH से करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH से, तो हमारा सैलिसाइलडिहाइड प्राप्त होता है, इसे रायमर्टिन क्रिया कहा जाता है। और दूसरा क्या हमारा है, विलियमसन संश्लेषण क्रिया। तो आप जानते हैं कि जो हमारा होता है C2H5, मतलब कि कर सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड की क्रिया जब कराई जाती है, सोडियम इथॉक्साइड मत लीजिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कह सकते हैं RONA की क्रिया जब RCl से करवाई जाती है, यानी एल्किल क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम एल्कोक्साइड से करवाई जाती है तो ईथर बनता है, इसे विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे सातवां चालू हो जाता है, लास्ट वाला ये है, ये क है और ये ख है। तो लास्ट वाला हमारा दिया हुआ यहाँ पे, शेल अपक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित के शेल विभव की गणना कीजिए। तो देखिए कितना आसान है, शेल विभव लिखना है, शेल के विद्युत भाग बल की गणना कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 मोलर दिया, ये भी 1 मोलर, ये भी दिया हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पर आप निर्णय समीकरण लगा देंगे, ई बराबर होता है, ई शेल बराबर होता है ई नॉट शेल माइनस का 0.0591 बाई एन और लॉग क्यों होता है। तो आप डाल दीजिए यहाँ पे, पहले आप ई नॉट शेल निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर आप ई नॉट शेल निकाल रहे हैं तो ई नॉट शेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे तो आप जानते हैं जो ये होगा हमारा कॉपर, ये एनोड पे होगा, और ये जो हमारा एजी होगा ये कहाँ होगा, ये हमारा कैथोड पे होगा। तो कैथोड का क्या दिया है आपका 0.80 दिया है, तो माइनस कर दीजिए 0.34, तो आ जाएगा हमारा क्या 0.54। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। और ई नॉट सेल का मान आप यहाँ पर रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो ई नॉट सेल का मान आप रखते हैं अगर, तो ई सेल बराबर 0.54 माइनस के 0.059, वन हटा दीजिए, एन रख दीजिए, एन कितना हो रहा है, एन आपका दो प्लस है ना, तो मतलब 2 ही जा रहा होगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप कर देंगे लॉग, यहाँ पर आपका जो भी होगा ये वाला, यहाँ पर दोनों ही एक है, तो जो भी कवर प्लस होगा वो उधर जाएगा बाएं साइड, मतलब दाएं साइड जाएगा। तो प्रोडक्ट में यहाँ पर कॉपर प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पर लिख देंगे आप 1/1 वो भी हो जाएगा, तो 1 तो log 1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा 0.54, ये क्या हो जाएगा वोल्ट, ये भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी जो ई सेल है और ई नॉट सेल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन करने से 5 नंबर मिल रहा है, कमाल है भाई, इतना आसान। दूसरा देखते हैं, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो डेनियल सेल आप जानते हैं इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है 1.1 वोल्ट है, और कहा है कि निम्नलिखित अपक्रिया के लिए
मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। आप जानते हैं जो भी गिब्स ऊर्जा होती है ये होता है डेल्टा जी। जी नॉट निकालना है तो जी नॉट निकाल दे रहे हैं, माइनस का एन एफ ई नॉट हो जाएगा, तभी भी ये तो होगा। अगर आपका मानक निकालना है तो मानक पे आपका इलेक्ट्रोड विभव निकालना होगा। तो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया ही है 1.1 वोल्ट आपको, या फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि +2 जा रहा है, यानी कि जो भी यफ का मान होगा वो 2, एन का मान 2 हो जाएगा और यफ का मान 96.5 आप जानते ही हैं, तो बस रख दीजिएगा। जी का मान हो जाएगा एन 2 हो जाएगा माइनस का 2, यफ का मान 96,500 और गुणे 1.1 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा आपका ऊर्जा में जूल के रूप में आंसर आ जाएगा। बात खत्म। देखते हैं लास्ट वाला ख। तो ये आपका क खत्म हो गया पूरा। ख देखते हैं दिया हुआ क्या होता है जब। तो क्या होता है जब के लिए आप करेंगे तो कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क आचमन किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट यानी कि कैल्शियम एसीटेट तो CH3COO2Ca तथा कैल्शियम फॉर्मेट तो HCOO2A कहा है कि इसका शुष्क आचमन करेंगे। तो अगर आप जानते हैं कि इसका जब भी शुष्क आचमन करेंगे आप तो इसका मिश्रण प्राप्त होगा आपको, किसका, ये मिश्रण आपको प्राप्त हो जाएगा CH3CHO का, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। वो भी ये एल्डिहाइड बन जाएगा और इसके साथ साथ आपके कुछ ये भी प्राप्त होंगे, HCHO भी प्राप्त हो जाएगा इसमें। तो कई प्राप्त होंगे इसमें, नहीं है कि यही सिर्फ प्राप्त होगा, एल्डिहाइड भी प्राप्त हो सकता है, इसके साथ साथ आपका कीटोन भी प्राप्त हो जाएगा। तो मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन अधिकतर जो प्राप्त होंगे वो हमारा ये एस्टल्डिहाइड ही प्राप्त होगा। समझे आप। फिर बात करते हैं एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है। तो देखिए जब भी आप एसीटोन को आश्रित करेंगे, एसीटोन CH3COCH3 इसे अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, वो भी शांत, तो आपका बन जाता है हमारा मेसिटिलीन बन जाता है। ये कुछ इस तरह बन जाता है इसकी संरचना, और आप गर्म भी कर रहे हैं यहाँ पर तो मेसिटिलीन बन जाता है आपका। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, इसी कहा जाता है मेसिटिलीन। तो याद रखिएगा, ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा कहा है कि क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, तो देखिए ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 कराना है CH3CO CH3 के साथ, तो बनेगा क्या, तो हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा Cl3 और हो जाएगा हमारा CH3। तो क्या बन जाएगा, इसे कहा जाता है क्लोरीटोन। क्या, क्लोरीटोन, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। फार्मिक अम्ल, तो आप जानते हैं अगर फार्मिक अम्ल है फैलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो जो भी होता है जानते हैं, ये हमारा जो फैलिंग विलयन है क्या करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो कर लीजिएगा। फिर देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड को NOH के साथ सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है, NOH। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड आपका है HCHO है, NOH के साथ करेंगे तो हमारा कैनिजारो क्रिया हो जाएगा। तो जब HCHO करेंगे NOH के साथ तो क्या बन जाएगा, बनेगा आपका HCONA और क्या बन जाएगा आपका CH3OH बन जाएगा, यानी अच्छे वाष्पीकरण दोनों हो जाता है, वो फिर कैनिजारो क्रिया कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला आपका ख का आत्मा, ये लास्ट है आपका। तो दिया हुआ आपको बेंजोइन संघनन और दूसरा दिया है पर्किंस अपक्रिया और तीसरा आपका दिया है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। तो बेंजोइन संघनन क्या होता है, जब बेंजीन करें, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया में करके दिखा दे रहा हूँ आपका। आपका फिर रिएक्शन लिखना है, इसका ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो देखिए पहला क्या आपका है बेंजोइन संघनन, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है, C6H5 CHO करवाना है C6H5 CHO से ही, और किसकी उपस्थिति में, KCN की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी देखिए जब बेंजल्डिहाइड, जब दो बेंजल्डिहाइड के अणु KCN की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो वो संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर एक नई यौगिक का निर्माण करते हैं।
इस सब क्रिया को बेंजोइन संघनन कहा जाता है। तो होगा क्या, यहाँ बन जाएगा आपका C6H5 और यहाँ पर हो जाएगा आपका CO CHOH, हो जाएगा आपका CO और C6H5, ये बन जाएगा आपका। और ये क्या हो जाएगा, ये बेंजोइन संघनन हो जाएगा। दूसरा क्या दिया आपका, दूसरा दिया आपका परकिंस क्रिया। परकिंस क्रिया, इसमें क्या होता है, जब C6H5 CHO की अपक्रिया कराई जाती है, CH3 CO यानी एनहाइड्राइड से करवाई जाती है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका निकलता है, यहाँ से H2 निकल जाता है यहाँ पे। तो H2 यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर सिर्फ एक H बचेगा और यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ जाता है एक H इधर जाता है और यहाँ पर चला जाता है OH। तो आपका यहाँ से यहाँ प्राप्त हो जाएगा आपका ये CH3 COOH प्राप्त हो जाता है। और ये जो होता है इसके साथ जुड़ के बनाता है हमारा क्या, सिनेमिक अम्ल बना देता है, सिनेमिक अम्ल। तो क्या बन जाएगा, उसका सूत्र हो जाएगा C6H5CH, और वो भी यहाँ से निकल गया था, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसे कहा जाता है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। तो आपका होगा क्या, जब बेंजाडियाइड की अपक्रिया एसिटिक अनहाइड्राइड से कराई जाती है तो वह सिनेमिक अम्ल बनाता है। इस अपक्रिया को परकिंस अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, लास्ट वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। आप जानते हैं भी हैं, यहाँ जो भी कैनिजारो अपक्रिया होती है, कैनिजारो अपक्रिया, देखिए कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, अगर कैनिजारो कहा था तो आप कह देते कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा कार्बन नहीं उपस्थित होता, उनकी क्रिया जब NaOH यानी सोडियम जो भी क्षारीय हाइड्रोक्साइड होता है उनके साथ क्रिया करवाई जाती है, तो वो हमारे क्रिया करके क्या बनाते हैं, वो बना लेते हैं हमारा उनका ऑक्सीकरण वाचन साथ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं CHO है, इसकी क्रिया अगर NaOH से करवा दिया जाता है तो ये बनाते हैं हमारे HCOONa और CH3OH। ये हमारा कैनिजारो क्रिया है। लेकिन होता क्या है कि जब दो अलग अलग कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, उनकी क्रिया NaOH से करवाते हैं, तो उनमें से एक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाता है और एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है यौगिकों का। इसे कहा जाता है क्रॉस कैनिजारो। यानी अगर आप C6H5 CHO की क्रिया HCHO के साथ करा देते हैं और भी NaOH के बचते में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ से CH3OH और बन जाएगा C6H5COONa, ये भी बन सकता है। और या फिर ये भी बन जाएगा आपका C6H5CH2OH और हो सकता है इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो मैंने क्या कहा कि मिश्रण प्राप्त हो जाता है, तो दो मतलब 4 यौगिकों का क्या हो जाता है, मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या है, 4 यौगिक आपके हैं, जो क्या हो जाता है, जो भी क्रॉस एल्डोल होता है उनमें 4 यौगिकों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है, तो आपके 4 बन जाते हैं। और उसमें जो ज़्यादा स्थायी होता है उसको क्या होता है, उसका जो भी मात्रा होती है वो मेजर के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पूरा शुरू से किया, हमने पहले शुरू से हमारा जो MCQ था वो किया, और इसमें हमने अपना कंप्लीट किया पूरा 6 नंबर, 6 मार्क्स हमारे यहाँ पे हो गए। और यहाँ पर 2 नंबर वाले 4 किए तो 2 चौके 8, यानी 8 यहाँ 6 8 14 हो गया। और फिर 14 के बाद हमने शुरू किया यहाँ 3 वाला, ये भी 4 थे तो ये भी यहाँ से 8 प्राप्त हो गए, तो 8 8 16 और 6 22 नंबर हो गए। 22 के बाद हमने 3 3 नंबर वाले किए पूरे 4, तो 22 और 12 44, 12 22 12 34 इधर हो गए पूरा। 34 के बाद हमने 5वां किया, नहीं चौथा, अभी 44 हो गया और यहाँ पर 2 2 नंबर वाले 4 और थे। तो पूरा हमने किया अपना, यहाँ पर लगभग सब क्वेश्चन कर लिए हैं और मिला कर हमने लास्ट क्वेश्चन किया और अपना 70 नंबर क्लियर कर लिया। अगर आप मतलब कि वैसे तो पूरा पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप ये पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी होगी पेपर में कि हमें हाँ किस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन आते हैं, किस तरह करना है।
तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।